अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th बुक फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9 क्लास 9th चैप्टर नेम इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। क्या आपकी बुक का ये जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। कि हम हीट की बात तो करते आ रहे हैं कि हमने कहा स्टडी किया हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, तो सारे जो है टॉपिक स्टडी करने के बाद जो अब हमारा टॉपिक है वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है कि आया हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। हम कहते हैं कि जो एक रॉड है अगर हम उसको हीट करें तो एक साइड से जो तो हम गर्म कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड से जहाँ से हमने उसको पकड़ा हुआ है वो भी जो है वो गर्म हो रहा है। तो वो किस बेस पे गर्म हो रहा है, आया कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो उसके अंदर कैरी आउट हो रहा है, और उस प्रोसेस के मुताबिक हीट जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है। इसी से हम स्टडी करते हैं कि नेक्स्ट जो हमने इस चैप्टर में जो टॉपिक स्टडी करने हैं कि आया वो जो टॉपिक्स हमने स्टडी करने हैं वो कौन से हैं। तो टॉपिक्स में सबसे फर्स्ट इज़ कंडक्शन, नेक्स्ट थर्मल कंडक्टिविटी, कन्वेक्शन, कन्वेक्शनल करंट इन एयर, यूजेस ऑफ कन्वेक्शनल करंट, रेडिएशंस एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। कि ये वो टॉपिक्स हैं जिनको अब हम टर्न बाय टर्न इलेबोरेटिव स्टडी के साथ स्टडी करेंगे। सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ हीट कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट किन प्रोसेसेस के थ्रू होती है और ट्रांसफ़र ऑफ हीट है क्या। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, व्हाट हैपन्स, what happens when two bodies at different temperature are in thermal contact with each other, thermal energy from hot body flows to cold body in form of heat। what happens कहता है क्या what happens when two bodies at different temperature are in thermal contact with each other, thermal energy from a hot body flows to a cold body in the form of हीट। कि क्या होता है जब जो दो बॉडीज़ हैं दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पे मौजूद हैं, जब एक दूसरे के साथ जो है थर्मल कांटेक्ट यानी कांटेक्ट ऑफ हीट मौजूद है, तो फिर इनमें क्या प्रोसेस है और एनर्जी कैसे फ़्लो होती है। एनर्जी जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ़्लो होगी, और जो ही वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ़्लो होगी तो वो इन दी फॉर्म ऑफ हीट होगी, क्योंकि हॉट बॉडीज़ में हीट मौजूद होगी। और उसी हीट के ट्रांसफ़र को हम क्या कहेंगे कि यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ये मूव हो रही है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट के ट्रांसफ़र करने को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। नेक्स्ट इज it continues as long as the bodies in thermal contact are at different temperature.
there are three ways of heat transfer. It continues as long as the bodies are in thermal contact at a different temperature. कि हीट की जो ट्रांसफ़र है वो कंटिन्यू रहती है. हीट की ट्रांसफ़र तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक उनमें क्या है वो थर्मल कांटेक्ट मौजूद होगा. और जो ही वहाँ थर्मल कांटेक्ट मौजूद रहेगा तो हम क्या कहेंगे वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर भी मौजूद रहेंगे. और जैसे ही वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर मौजूद होंगे तो टेम्परेचर की मौजूदगी क्या बताएगी कि जहाँ जो है वो तीन टाइप्स क्या होती हैं हीट ट्रांसफ़र होती है. Three types of heat transfer are conduction, convection and रेडिएशन. कि तीन प्रोसेस के ज़रिए क्या होती है वो हीट ट्रांसफ़र होती है. वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कि यानी ये जो तीन टॉपिक्स, ये जो तीन पॉइंट्स हैं, ये जो तीन वेज हैं, इनके ज़रिए क्या होती हैं वो करंट, वो जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है. टर्न बाय टर्न को स्टडी करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंडक्शन. कि आया कंडक्शन कैसे होती है एक बॉडी में. Conduction. The handle of metal spoon held in hot water soon gets warm but in case of wooden spoon the handle does not get warm. Both the materials like metal and non-metal conduct heat. Metals are generally good conductors than non-metals. The metal of the handle of a metal spoon held in hot water gets warm, but in case of wooden spoon the handle does not get warm. Both the materials like metal non-metal conduct heat. Metals are generally good conductors of हीट. कि अगर हम एक जो है वो स्पून है मेटल का और एक वुडन स्पून है, अगर हम दोनों को जो है वो वार्म रखें तो उसमें हॉट वाटर में रखें तो जो मेटल का होगा वो जल्दी वार्म हो जाएगा, लेकिन जो वुडन का होगा वो वार्म नहीं होगा. इसी तरह हम क्या कहेंगे कि जो ये हैंडल हैं ये डजेंट गेट वार्म. तो जो दोनों मटीरियल लाइक मेटल और नॉन मेटल वो क्या करते हैं वो कंडक्ट करते हैं हीट. लेकिन जनरली अगर हम बात करें जनरल स्टेटमेंट के लिहाज से तो जनरल स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर्स होते हैं देन नॉन मेटल्स के ज़रिए, क्योंकि मेटल जो है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स या आयंस या प्रोटॉन्स जो भी प्रेजेंट हैं इनमें कंडक्टर्स हैं तो ये कंडक्ट करते हैं हीट को. नेक्स्ट इज इन सॉलिड्स. In solids, atoms and molecules are packed
close together, they continue to vibrate about their mean position. What happens when one end of its is heated? In solids, atoms and molecules are packed close together. They continue to vibrate about their mean position. What happens when one end is heated? कि वो क्या करेंगे, जो सॉलिड होते हैं, एटम होते हैं, मॉलिक्यूल, वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड में, कि एटम्स और मॉलिक्यूल जब क्लोजली पैक्ड होंगे तो वो वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन पे। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जब हम एक एंड को सॉलिड को गर्म करेंगे तो उस पर क्या असर हो सकता है। दी एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट वन एंड। आंसर क्या होगा उस क्वेश्चन का? दी एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट वन एंड begin to vibrate more rapidly. They also collide with their neighboring atoms or molecules. In doing so, they pass some of their energy to neighboring atoms during collisions with the increase in their vibrations. कि what happens when one of end of its is heated? कि क्या होता है जब हम एक एंड जो है हीट करते हैं, दी एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट दैट एंड बिगिन टू वाइब्रेट more rapidly. They also collide with their neighboring atoms or molecules. In doing so, they pass some of their energy to neighboring atoms during collisions with the increase in their vibrations. कि क्या होगा कि जो एटम्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक सॉलिड में, वो एक एंड पे क्या करेंगे, वाइब्रेशन शुरू करेंगे। कैसे? कि जो ही हम हीट अप्लाई करेंगे, हीट अप्लाई करने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, और जैसे ही उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो वो क्या करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। कि जो ही वो हीट अब्सॉर्ब करना शुरू करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो इंक्रीज़ काइनेटिक एनर्जी से वो क्या करेंगे, वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस करेंगे, और जैसे ही उनमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी तो वो वाइब्रेशंस कैसी होंगी कि जैसे ही वाइब्रेशंस उसमें प्रोड्यूस हुई हैं तो वो जो वाइब्रेशंस हैं वो फर्दर दूसरे नेबरिंग एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे, कि उनमें कोलिजन्स पैदा होंगी, और जो ही उनमें कोलिजन्स पैदा होंगी, कोलिजन्स के पैदा होने से हम क्या स्टडी करेंगे कि जैसे ही उनमें कोलिजन्स पैदा होंगी तो वो जो कोलिजन्स हैं वो फर्दर पास आउट होंगी तो द नेक्स्ट नेबरिंग एटम्स, कि वो नेक्स्ट जो नेबरिंग एटम्स मौजूद होंगे वहाँ पे वो कोलिजन्स पास आउट होंगी, और जैसे ही वो कोलिजन पास आउट होंगे तो हम क्या कहेंगे, ये कोलाइड कर रही हैं विद द नेबरिंग एटम्स के साथ।
और जो ही वो अपने नेबरिंग एटम के साथ कोलाइड करेंगे तो उनकी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि कोलाइजन्स के बाद क्या होता है, उनकी एनर्जीज ट्रांसफ़र होती हैं। और जैसे ही कोलाइजन्स के बाद एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, हम क्या कहेंगे कि यहाँ जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है वो ड्यू टू कोलाइजन्स हुई है, कि कोलाइजन्स के इंक्रीज़ करने के साथ, वाइब्रेशंस के इंक्रीज़ करने के साथ वहाँ जो है वो एनर्जी भी ट्रांसफ़र हुई है, और इसी तरह हीट क्या होगी, वो ट्रांसफ़र होगी। और ये क्या था प्रोसेस है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। नेक्स्ट इज these atoms or molecules in turn pass part of an energy part of energy to the neighboring particles. In this way, some heat reaches the other parts of these solids, this is the slow process, and very small transfer of heat takes place from hot to cold parts in solid. The atoms or molecules in turn pass on a part of energy to their neighboring particles. In this way, some heat reaches the other parts of the solid. This is a slow process, and very small transfer of heat takes place from hot to cold parts. कि ये क्या है, यहाँ जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो इन टर्न पास करते हैं एनर्जी, और जो ही वो इन टर्न एनर्जी पास करेंगे टू द नेबरिंग पार्टिकल्स, कि यानी अपने जो नेबरिंग पार्टिकल्स हैं वहाँ एनर्जी पास करते हैं। और इन दिस वे क्या होगा, बड़ी थोड़ी सी जो एनर्जी है, अमाउंट ऑफ हीट है, वो दूसरे पार्टिकल्स को, पार्ट्स को ऑफ सॉलिड को पास आउट होगी। और ये क्या है, ये एक स्लो प्रोसेस होगा, और बड़ी स्मॉल जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो टेक प्लेस होगी। और जो ही वो स्मॉल हीट ऑफ ट्रांसफ़र टेक प्लेस होगी, यानी बड़ा एक स्लो प्रोसेस है, कि यानी हम एक प्रेस करें तो मैक्सिमम जो टाइम इस पर लग जाएगा वो मिनिमम ये क्या होगा 15 से 20 मिनट हो जाएंगे, यानी अगर हमारा लेंथ वाइज वो कम है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा हीट को ट्रांसफ़र होने में। तो ये क्या है, ये टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट इज हाउ डज द हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स इन मेटल्स सो रैपिडली देन non-metals? Because metals have free electrons. These free electrons move with high velocities with the metal objects. They carry energy at a very fast rate from the hot to cold parts of the object. As they move, thus heat reaches the cold parts of the metal objects from its hot part as much as quickly than non-metals. कि अगर हम metals की बात करें कि जो ही उन्हें कंडक्शंस पैदा होंगे, कि अगर हम metals कहें कि ये एक पीस ऑफ मेटल है, यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ हमने कोई हीट नहीं अप्लाई की, और जो ही हम हीट अप्लाई करेंगे तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, वाइब्रेशंस शुरू हो जाएंगी।
ये क्या है, वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगी। और जैसे ही ये वाइब्रेशन शुरू होंगी, ये वाइब्रेशंस क्या करेंगी, ये हमें बताएंगे कि यहाँ क्या है, यहाँ हीट पैदा हो रही है। दीज आर द वाइब्रेशंस, कि यानी वो टू एंड फ्रो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। और जो ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टू और फ्रो वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, तो इनकी वाइब्रेशन से हम क्या करेंगे, उनकी वेलोसिटीज़ इंक्रीज़ होगी। कि जैसे अभी हमने बात की कि मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं विद ए हाई वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। और जैसे ही वो एक हाई वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे तो हम कहेंगे कि इनकी वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और हाई वेलोसिटी का क्या मतलब है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, कि डिस्प्लेसमेंट है यानी मूव करते हैं ये, वेलोसिटी यानी बड़ी हाई स्पीड से ये मूव करेंगे। और जैसे ही ये हाई स्पीड से मूव करेंगे तो हम कहेंगे कि इन्होंने क्या किया है, हीट अब्जॉर्ब करके मेटल इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई हैं। और जैसे ही वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई हैं तो इन वाइब्रेशंस की मदद से क्या हुआ है कि वहाँ जो है हीट की ट्रांसफ़र होगी। तो हीट हॉट से कोल्ड बॉडी एक ऑब्जेक्ट में मूव करेगी। इसी तरह जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स में जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट जल्दी इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मौजूद होंगे तो वो कैसे अपनी वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, वो कैसे मूवमेंट शो करवाएंगे। और जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट नहीं शो करवाएंगे, यानी हीट अब्जॉर्ब करने के बाद उनमें कोलिजन्स नहीं पैदा होंगी और कोलिजन से उनकी एनर्जी ट्रांसफ़र ही नहीं होगी, तो आया जो है वो कैसे हीट को ट्रांसफ़र करेंगे। इसीलिए हीट ट्रांसफ़र सिर्फ जो है मेटल्स में होती है, क्योंकि मेटल्स में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो हीट को अब्जॉर्ब करके अपनी अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। और जो ही उनकी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं फिर वो अपने नेबरिंग जो एटम्स हैं, जो बिल्कुल करीबी एटम्स मौजूद हैं, उनके साथ कोलाइड करते हैं। और जो ही वो उनके साथ कोलाइड करेंगे तो कोलाइड में क्या होगा, कोलिजन्स पैदा होंगी। इसी तरह दूसरे सारे कोलिजन करेंगे, फिर उससे हीट ट्रांसफ़र होगी। और ऐसे ही सो ऑन करते हुए, यानी पहले इलेक्ट्रॉन दूसरे को, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को, पाँचवें, इसी तरह सो ऑन मूव करके क्या होगा, वो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी। और जो ही वो एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि क्यों है, ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के। फ्लो ऑफ हीट कहाँ से, किसकी वजह से है, ड्यू टू फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मौजूद है जिनकी वजह से जो है वो फ्लो ऑफ हीट हुई है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। The mode of transfer of heat by vibrating atoms and free electrons in solids from hot to cold parts of a body is called conduction of heat. The mode of transfer of heat by vibrating atoms and free electrons in solid from hot to cold parts of a body is called conduction of हीट। कि मोड ऑफ ट्रांसफ़र की बात करनी है कि जो वाइब्रेटिंग हीट जो है बाय वाइब्रेटिंग एटम्स के, यानी एक एटम में क्या है वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होती हैं। कि मोड ऑफ ट्रांसफ़र तब है जब वाइब्रेशन एटम के दरमियान और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान पैदा होंगी एक सॉलिड में। और जो ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी मौजूद हैं उनमें जब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी तो उन्हीं वाइब्रेशन से क्या होगा, वो हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी मूव करेगा। और जैसे ही वो हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ द मूव करेगा तो वहाँ कंडक्शन ऑफ हीट होगी। कि यानी कंडक्शन ऑफ हीट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन
सॉलिड कि जो ही वाइब्रेटिंग एटम्स हो के दरमियान जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगी, और जैसे ही ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगी तो वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी मूव करेंगे, और जो ही वो हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ द मूव करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, कंडक्शन ऑफ हीट। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ कंडक्शन कि कंडक्शन कैसी होती है। नेक्स्ट इज ऑल द मेटल्स are गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कि जो है सारे मेटल्स हैं वो क्या है, वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। एंड नेक्स्ट इज दे substances which heat does not, the substances in which heat does not conducted easily are called bad conductors कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर जो है हीट जो है वो इजीली कंडक्ट ना हो सके तो हम उसको क्या कहते हैं, वो बैड कंडक्टर्स हैं। इसी बैड कंडक्टर्स को हम फर्दर स्टडी करते हैं कि ये जो बैड कंडक्टर्स हैं इनमें कौन कौन से हैं, वुड, कॉर्क, कॉटन, वूल, ग्लास, rubber are bad conductors और इंसुलेटर्स कि वुड, कॉर्क, कॉटन, वूल, ग्लास, रबड़ ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ये सारी बैड कंडक्टर्स की एग्जांपल हैं। बैड कंडक्टर्स को हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं कि ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो इजीली जो है हीट जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकते। और जब ये इजीली हीट ही कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते और ना ही मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स की गैर मौजूदगी में इनमें वाइब्रेशंस भी पैदा नहीं होती, और जब तक वाइब्रेशंस ही पैदा नहीं होंगी तो वहाँ कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये था आपका टॉपिक अबाउट कंडक्शन कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। हमने मेटल्स के लिहाज से भी और नॉन मेटल के लिहाज से भी इसको स्टडी कर लिया। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो है थर्मल कंडक्टिविटी। Next is thermal conductivity. According to topic, conduction of heat occurs at different rates in different materials. In metals, heat flows rapidly as compared to insulators such as wood or rubber. Consider a solid block. One of its
two opposite faces, each of cross-sectional area A is heated to a temperature T1. Heat Q flows along its length L at opposite phase T2 in T seconds. कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या क्या है? कंडक्शन ऑफ हीट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स इन डिफरेंट मटेरियल्स, कि यानी जो कंडक्शन होती है हीट की वो हर मटेरियल की डिफरेंट होती है, कि हर जो मटेरियल है वो डिफरेंटली डिपेंड करता है. इन मेटल्स हीट फ्लो रैपिडली एज कंपेयर टू इंसुलेटर्स सच एज वुड और रबर, कि जो मेटल्स होते हैं उनमें हीट जो है वो बहुत जल्दी फ्लो करती है. और हीट की रैपिड फ्लो से हम क्या कहते हैं, ये एज कंपेयर टू इंसुलेटर्स है, कि जैसे कि वुड होगी, रबड़ होगी. कंसीडर ए सॉलिड ब्लॉक, वन ऑफ इट्स टू अपोजिट फेसेस, ईच फेस ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज हीटेड टू अ टेम्परेचर T. Heat Q flows along its length L to the opposite face T2 in T seconds. कि अगर एक कंसीडर करें हम एक ब्लॉक लें जिसका जो एक उसमें से दो जो अपोजिट फेसेस हैं वो ईच क्रॉस सेक्शनल एरिया पे मौजूद हों, और जो ही वो ईच क्रॉस सेक्शनल एरिया में मौजूद होंगे और जो ही हम उनको हीट करेंगे एक टेम्परेचर T पे, तो जो हीट Q होगी वो फ्लो करेगी अलॉन्ग इट्स लेंथ, कि वो एक लेंथ के अलॉन्ग फ्लो करेगी. और जो ही वो एक लेंथ के अलॉन्ग फ्लो करेगी तो लेंथ के अलॉन्ग फ्लो करने से हम क्या स्टडी करेंगे कि यहाँ जो है टेम्परेचर की हीट क्या Q जो है वो फ्लो करते हैं अलॉन्ग विद इट्स लेंथ, कि अलॉन्ग दी लेंथ वो फ्लो करता है. और जो ही वो अलॉन्ग दी लेंथ फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू डायग्रामेटिकल व्यू length L, area, high temperature, लो टेम्परेचर, कि वो इससे यहाँ मूव करना शुरू करेगा. यानी हम कह सकते हैं ये सारा एरिया जो है वो ब्रेक रेड हो गया है और यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, कि यहाँ इसकी मूवमेंट होगी. और जैसे ही इसकी मूवमेंट होगी तो हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या कहलाता है, द अमाउंट of heat that flows in 1 unit time is called rate of flow of heat. कि rate of flow of heat क्या होता है, कि the amount of heat that flows in 1 unit time is called rate of flow of heat. कि ऐसी amount of heat जो flow करती है एक यूनिट टाइम में हम उसको rate of flow of heat कहेंगे. नेक्स्ट क्या है कि rate of flow of heat किस पर डिपेंड करेगा, कि rate of flow of heat is rate of flow of heat is equal to Q over T, कि वो Q over T के बराबर होगा. द रेट at which heat flows through a solid depends on various factors. कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो डिपेंड करता है बहुत सारे
फैक्टर्स पे, और जिन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करते हैं वो जो है वो हम बारी बारी उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉलिड, कि सबसे पहले जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करेगा। दोस्त क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी larger cross sectional area A contains a large number of molecules and free electrons on each layer parallel to its cross sectional area, and hence greater will be the rate of flow of heat through solid, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा कि लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच लेयर पैरेलल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड हेंस ग्रेटर विल बी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू सॉलिड, कि जो ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कंटेन करेगा लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो ही ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे तो वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे हर लेयर पे, जो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेंगे कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, और उतनी ही ज़्यादा रेट से क्या होगा जो फ्लो ऑफ हीट है वो सॉलिड में होगी। तो फिर हम कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया, कि Q/T जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एरिया के, कि जो रेट ऑफ फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट तब इंक्रीज करेगा जब लार्जर एरिया मौजूद होगा, यानी जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया मौजूद होगा उतनी ज़्यादा स्पीड से जो है वो हीट फ्लो करेगी, और जितना एरिया कम होगा उतनी ही कम स्पीड से हीट जो है वो फ्लो करेगी। एंड नेक्स्ट इज length of solid, larger is the length between the hot and cold ends of the solid, more time will it take conduct heat to colder end, and smaller will be rate of flow of heat, कि length of solid, कि larger is the length between the hot and cold ends of the solid, more time will it take to conduct heat to the colder end, and smaller will be the rate of flow of heat, कि rate of flow of heat तब कम होगा जब दोनों में लेंथ ज़्यादा होगी, कि यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है यानी कोई भी सॉलिड है अगर उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है कि यानी हॉट एंड से काफ़ी दूर जाके जो है कोल्ड एंड मौजूद है, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो काफ़ी टाइम एक्सपेंड होगा, काफ़ी टाइम जो है वो एक्सपेंड होगा कि वो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ मूव करें, और जो ही ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर हम क्या कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम होगी, कि क्योंकि उन दोनों में जो है वो हॉट एंड में और कोल्ड एंड में जो है लेंथ वाइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा मौजूद है, और जो ही लेंथ वाइज डिफरेंस ज़्यादा मौजूद होगा तो हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करेंगे वो यहाँ से वहाँ तक मूव करने में, और जो ही
वो मूव करने में ज़्यादा टाइम लेंगे तो वो क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम होगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q/T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट लेंथ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ फ्लो कम होगा, और जितनी लेंथ कम होगी उतना रेट ऑफ फ्लो ज़्यादा होगा। ये था फैक्टर लेंथ ऑफ द सॉलिड। नेक्स्ट है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स। नेक्स्ट इज टेम्परेचर डिफरेंस, कि नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर मौजूद है वो है टेम्परेचर डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू टॉपिक, ग्रेटर is the temperature difference T1 minus T2 between hot and cold phases of solid, greater will be rate of flow of heat. Greater is the temperature difference of T1 minus T2 between hot and cold phases of a solid, greater will be rate flow, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस वहाँ हॉट और कोल्ड बॉडी में मौजूद होगा उतनी ही ज़्यादा जो है वो स्पीड से वहाँ क्या होगा, फ्लो ऑफ हीट होगा। कि यानी जो फ्लो ऑफ हीट है वो डिपेंड करेगा, और जैसे ही वहाँ फ्लो ऑफ हीट डिपेंड होगी कि यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिपेंडेंट है। इसीलिए हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्या है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T1 माइनस T2, कि वो इसके बराबर होगा, कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि वो टेम्परेचर के। नेक्स्ट क्या है, अब कंबाइनिंग करते हैं हम सारे फैक्टर्स को। combining all the factors, कि अब हम कंबाइन करते हैं सारे फैक्टर्स को। तो Q/T क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के और टेम्परेचर के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। अगर हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q/T is K/T-1 T2 over AL, के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे यहाँ K की वैल्यू, तो K इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कि K क्या है यहाँ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, कि वो क्या कहलाएगा, वो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दी सॉलिड कहलाएगा। और इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस एंड डिफरेंट फॉर मटेरियल्स। तो फिर K फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, Q/T मल्टीप्लाई बाय L ओवर A T माइनस T2, तो किसके बराबर होगा, वो T माइनस T2 के बराबर होगा। ये किसका फॉर्मूला है, थर्मल कंडक्टिविटी का। तो ये डिपेंड करेगी उसकी नेचर। अब थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द opposite faces of a meter cube of a substance maintained at a temperature or difference of 1 Kelvin is called
thermal conductivity of that substance. कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी? द रेट ऑफ फ्लो अक्रॉस the opposite phases of 1 meter cube of a substance maintained at temperature is 1 Kelvin is called thermal conductivity. कि thermal conductivity वो है कि एक जो है मीटर क्यूब का जो है एक सब्सटेंस होगा, फिर उसके दरमियान जो हीट अक्रॉस कर रही है उसके ऑपोजिट फेस में, और उसमें टेम्परेचर जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1 केल्विन का होगा। और जो ही जो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 1 केल्विन होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस होने के साथ 1 केल्विन होने के साथ हम क्या कहेंगे कि वहाँ क्या है, वो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दी सब्सटेंस है। ये था आपका टॉपिक अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दी सब्सटेंस। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज uses of conductors and non-conductors. Uses of conductors and non-conductors. Uses of conductors and non-conductors. In houses, good thermal insulation means low consumption of fuel. Good thermal insulation means lower consumption of fuel. कि क्या होगा, वहाँ कम जो है वो कंज्यूम होगा फ्यूल, इसीलिए हॉट वाटर टैंक्स आर इंसुलेटेड बाय प्लास्टिक और फोम लैगिंग। कि जो हॉट वाटर टैंक्स है उनको इंसुलेट किया जाता है प्लास्टिक या लो लैगिंग फोम से। वॉल कैविटीज आर फिल्ड विद प्लास्टिक फोम और वूल। जो वॉल कैविटीज होती हैं वो फिल की जाती हैं प्लास्टिक या फोम या वूल से। नेक्स्ट इज सीलिंग ऑफ रूम्स इज कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल्स। कि वो इंसुलेटिंग मटेरियल से देन double glazed window panes are used. These window panes have air between glass sheets that provides good insulation। कि डबल गेज जो विंडो पेन्स हैं, वो विंडो पेन्स क्या होता है, उनके अंदर जो एयर बिटवीन होती है ग्लास शीट्स की, वो प्रोवाइड करती है ग्लास गुड इंसुलेशन, यानी वो बहुत अच्छी एक इंसुलेशन है प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट इज गुड कंडक्टर्स are used when quick transfer of heat is required through a body. Thus, cookers, cooking plate, boiler, radiators, and condensers of refrigerators are made of metals such as aluminium or copper. Similarly, metal boxes are used for making
आइस एंड आइसक्रीम के जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो है वो क्विक ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, और जो ही क्विक ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगी क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, और जो ही ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें मौजूद होंगे तो वहाँ वो जो है वो बड़ी जल्दी क्या होगी, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। और जैसे ही वहाँ ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो बड़ी जल्दी हो सकती है, तो वहाँ पर हम कुकर्स, कुकिंग प्लेट, बॉयलर, रेडिएटर्स, कंडेंसर, रेफ्रिजरेटर्स इनको यूज़ करते हैं, और ये सारे मेटल से मिलकर बनते हैं, जिनमें हम सच एज एल्युमिनियम या कॉपर कहते हैं। ये सारे मेटल से मिलकर बनते हैं। इसी तरह हम जो है वो मेटल बॉक्सेस को यूज़ करते हैं आइसक्रीम और क्रीम आइस बनाने के लिए, यानी आइसक्रीम और आइस बनाने के लिए भी हम मेटल बॉक्सेस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स आर यूज्ड इन होम यूटेंसिल्स सच एज हैंडल्स ऑफ सॉसपैन्स, hot plate spoons. They are made up of wood or plastic. Air is one of the bad conductors or best insulator. That is why cavity walls, two walls separated by an air space and double glazed windows keep the houses warm in winter and cool in summer. Materials which trap air: wool, felt, fur, feathers, polysterenes, fiberglass are bad conductors. Some of these materials are used for lagging to insulate water pipes, hot water cylinders, ovens, refrigerators, walls, and roof of the houses. Woolen cloth is used to make the warm in winter cloth. ये इंसुलेटर्स और जो बैड कंडक्टर्स वहाँ यूज़ होते हैं वो होम यूटेंसिल्स में, यानी सॉस पैन के जो हैंडल्स हैं उस लिए किए जाते हैं ताकि वो हॉट ना हो जाए। अगर हॉट होंगे तो वो क्या होंगे, वो हैज़र्ड टू ह्यूमन लाइफ होंगे। इसी तरह हॉट प्लेट, स्पून्स, ये सारे जो मेड ऑफ होती हैं वुड और प्लास्टिक के, और जब ये सारे वुड ऑफ या प्लास्टिक से बने होंगे तो जो एयर है वो एक्ट करती है ऐसे केक कैविटी वॉल के। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 9.1। द एक्सटीरियर brick wall of a house of thickness 25 centimeter has an area 20 meter square. The temperature inside the house is 15 degrees Celsius and outside is 35 degrees Celsius. Find the rate at which thermal energy will be conducted through the wall. The value of K for bricks is 0.6 per Kelvin. Solution: the exterior brick wall of a house of thickness 25 centimeter has an area of 20 meter square. The temperature inside the house is 15 degrees Celsius and outside is 35 degrees Celsius. Find the rate at which thermal energy will be conducted through the wall. The value of K for bricks is 0.6 watt per meter square per Kelvin. Length is 25 centimeter, which is equal to 0.25 meter. T1 is equal to 35 plus 273, 308 Kelvin
नेक्स्ट T2 इज इक्वल टू 15 प्लस 273 इज इक्वल टू 288 Kelvin. Next is delta T is equal to T1 minus T2, which is equal to 308 Kelvin minus 288 Kelvin, which is equal to 20 Kelvin. Then the value of K is equal to 0.6 watt per meter per Kelvin square. According to formula that Ka T minus 1 T2 over L कि जो हमने थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला नोट करवाया था उसकी वैल्यू के मुताबिक पुटिंग द वैल्यूज then according to value will be 0.6 Wm minus 1 K minus 1 multiplied by 20 multiplied by 20 K meter square 0.25 meter, which is equal to 960 volt और 960 जूल पर सेकेंड कि आंसर क्या है उसका। थर्मल कंडक्टिविटी किसके बराबर है, वो 960 वॉट या 960 जूल पर सेकेंड के बराबर है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ thermal energy across the wall will be 960 जूल्स पर सेकंड कि जो हम एनर्जी यूज़ करेंगे वो 960 जूल पर सेकंड के बराबर होगी। ये थी आपके न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वेक्शन। अकॉर्डिंग टू टॉपिक liquid and gases are poor conductors of heat. However, heat is transferred through fluids easily by another method called convection। क्या हम इसको एक अनदर मेथड कन्वेक्शन के जरिए भी स्टडी कर सकते हैं कि कन्वेक्शन क्या है। लिक्विड और गैसेस आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, हाउएवर हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू फ्लूइड्स इजीली बाय अनदर मेथड कॉल्ड कन्वेक्शन। कि एक और दूसरे मेथड के जरिए हम इसको निकाल सकते हैं। वो कौन सा मेथड है, कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन क्या है कि वाई बलून इन्फ्लेटेड विद हॉट एयर शोन इन द फिगर राइजेस अप, कि एक बलून जिसमें हम गर्म हवा भरते हैं वो ऊपर की तरफ ही क्यों उठता है। अ लिक्विड और गैस बिकम्स लाइटर एज इट एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, कि एक लिक्विड जो गैस या गैस जो है जो ही हम उसको एक्सपैंड करवाते हैं हीटिंग पे वो एक्सपैंड होती है और एक्सपैंड होने के साथ साथ उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। हॉट लिक्विड और गैस राइजेस अप अबव दी हीटेड एरिया, कि जो हॉट लिक्विड या गैस होती है वो राइज करती हैं अबव दी हीटेड एरिया, कि जो हीटेड एरिया उसको मिल रहा होता है उससे अबव वो राइज करती है। The cooler liquid or gas from the surroundings fill the place which in turn is heated up, कि जो कूलर लिक्विड या गैस जो होता है वो सराउंडिंग को फिल करती है प्लेस जिसमें वो टर्न में हीटेड अप होती हैं। क्योंकि हम कह सकते हैं कि कूलिंग जो लिक्विड और गैस होती हैं उनके अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो कम होती हैं। इसी तरह जो ही उनको हीट एनर्जी मिलती है वो वाइब्रेट करती हैं और वाइब्रेट करने के बाद वो क्या होती हैं, अपने अपने जो स्पेसिफिक एक जो उनकी पोजीशन होती है उससे
मूव आउट करती हैं, और मूव आउट करने के बाद वो क्या होता है, वो एक्सपैंड करती हैं। कि जैसे हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो लेंथ वाइज इंक्रीज करते हैं। क्योंकि ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, उनमें लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होती है और लिक्विड्स में वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन होती है। और इसी एक्सपेंशन के लिहाज से हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये वो एक्सपेंशन है। नेक्स्ट इज इट टेक प्लेस the cooler liquid or gas from the surrounding fills the place which in turn is heated up। कि जो कूलर लिक्विड होती है वो सराउंडिंग है वो फिल करती है वो प्लेस, जो इन टर्न हीट हो जाता है। इन दिस वे ऑल द फ्लूइड इज हीटेड अप, देयरफॉर ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड्स take place by the actual movement of heated molecules from hot to colder parts of the fluid। कि जो होती है वो इसी तरह जो फ्लूइड एक हीटेड होता है, फिर ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है फ्लूइड्स में, जो कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड मॉलिक्यूल्स होती है। कि हम कहते हैं कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड मॉलिक्यूल्स हो रही हैं जो कि फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट मूव करती हैं। और इसी फ्लूइड की मूवमेंट से हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये उसकी मूवमेंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट of molecules from hot place to a cold place is known as convection। कि क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू अ कोल्ड प्लेस। कि जो एक्चुअल मूवमेंट होती है हीट की, कि ट्रांसफ़र होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ, और जो ही वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ मूवमेंट होती है तो हम यहाँ लिक्विड्स में कहते हैं ये क्या है, ये एक्चुअल मूवमेंट है। कि ये क्या है, ये एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं। कि उन्हीं पार्टिकल्स की जो एक्चुअल मूवमेंट शो करवाई जाएगी वो उसके बराबर होगी। नेक्स्ट इज एन एक्सपेरिमेंट। कि एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम कन्वेक्शन को स्टडी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट इज टेक अ बीकर एंड फिल 2/3 ऑफ इट विद वाटर, हीट द बीकर बाय कीपिंग अ बर्नर बिलो इट, ड्रॉप 2 or 3 crystals of potassium permanganate in the water. It will be seen that color streaks of water formed by the crystals move upwards above the flame and then move downwards from side as shown in figure। कि जैसे हम एक बीकर लें, उसको आधे से ज़्यादा के यहाँ पानी से भर लें, फिर उसको हीट करें एक बर्नर के, फिर उसमें 2 से 3 क्रिस्टल जो है पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 के डालें। जो ही आप KMnO4 के देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि हीट करने के बाद जो कलर स्ट्रीक्स हैं कि उसमें जो रंग निकलेगा वो पहले ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर की तरफ से जाके वो क्या होगा, दीवारों से नीचे की तरफ आएगा। These color streaks shown in the path of current in the liquid. Why the liquid current stops on removing the burner under the beaker? Why the water at the bottom of the beaker gets hot, it expands, becomes lighter and rises up, while the cold but denser water moves downward to take its place। कि यही जो कलर स्ट्रीक्स है इनकी वजह से क्या है, पाथ ऑफ जो लिक्विड है हम वो स्टडी करते हैं। और जो ही हम पाथ ऑफ लिक्विड स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि जो करंट है वो स्टॉप होती है जो ही हम बर्नर जो है वो रिमूव करते हैं। और जैसे ही बर्नर रिमूव करते हैं तो जो वाटर होता है एट द बॉटम ऑफ द बीकर वो गर्म होना शुरू हो जाता है, और जो ही वो वाटर जो है वो गर्म होता है तो उसके गर्म होने से हम क्या कहेंगे, यहाँ जो है वो एक्सपैंड कर जाता है। और जैसे ही बिकम लाइटर होती हैं और गैस लाइटर होने की वजह से वो एक्सपैंड करती हैं, और जैसे ही गैस जो है वो एक्सपैंड करेगी तो गैस के एक्सपैंड करने से हम क्या स्टडी करेंगे कि यहाँ जो ही जो एक गैस है वो एक्सपैंड हुई है। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो है कन्वेक्शन करंट इन एयर। कि कन्वेक्शन जो करंट है वो एयर में कैसी होती है। कन्वेक्शन करंट्स इन एयर अकॉर्डिंग टॉपिक
gases also expand on heating. Thus, convection currents are easily set up due to differences in the densities at air in various parts in atmosphere. This can be observed by a simple experimental setup. Convection current in air gases also expand on heating. The convection current are easily set up due to differences in the densities at air in various parts in atmosphere. They can be observed कि जो गैसेज जो हैं वो एक्सपैंड करती हैं हीटिंग के ज़रिए, क्योंकि जो करंट है वो हम इजीली सेट कराते हैं जो डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटीज ऑफ एयर, कि जैसे ही हम डेंसिटीज ऑफ एयर से हम वो करंट स्टडी करेंगे तो हम कहते हैं जो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट पार्ट्स में ये मूव करती हैं। और जैसे ही हम डिफरेंट पार्ट्स में इसको स्टडी करते हैं तो डिफरेंट पार्ट्स में स्टडी करने के बाद हम क्या कहते हैं कि इसकी मूवमेंट हो रही है, और जैसे ही वो मूवमेंट शो करती है उसके लिहाज से हम क्या कहते हैं कि वो एक्सपैंड करना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो लाइटर इन वेट होती हैं। और जैसे ही गैसेस हीट करने से एक्सपैंड करेंगे क्योंकि हम उनकी डेंसिटी से एक्सपैंड करते हैं, और डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम। और जो ही हम इसका मास ओवर वॉल्यूम इनको स्टडी करेंगे तो मास ओवर वॉल्यूम स्टडी करने से हम क्या कहेंगे इनकी डेंसिटी से इफेक्टेड है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज यूज ऑफ कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन currents set up by electric, gas or coal heaters help to warm our homes and offices. Central heating systems in buildings work on the same principle by convection. Convection will occur on a large scale in nature. The day-to-day temperature changes in atmosphere result from circulation of warm or cold air that travels across the region. Use of convection current. The usage of convection current. Convection current
set up by electric, gas or coal heaters help to warm our homes and offices. Central heating systems in buildings work on the same principle by convection. Convection currents occur on a large scale in nature. The day-to-day temperature changes in atmosphere result from circulation of warm or cold एयर अक्रॉस दी रीजन। कि जो यूजेज है कन्वेक्शन करंट की, कन्वेक्शन करंट क्या है, हम उसको सेट करते हैं इलेक्ट्रिक में, गैस में और कोल हीटर्स में, ताकि हमारे घरों में क्या रहे, गर्माहट मौजूद रहे। और जो ही हम यहाँ अपने दफ्तरों में, लेकिन जब हम सेंट्रल हीटिंग सिस्टम्स को घरों में इस्तेमाल करते हैं, जब सेंट्रल जो हीटिंग सिस्टम्स हैं उनको घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी सेम प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन पे वर्कआउट करते हैं कि जो कन्वेक्शन करंट है वो अकर करती है कि लार्ज स्केल इन नेचर, कि जैसे ही वो लार्ज स्केल जो है नेचर का उस पे होती है और वो डे टू डे टेम्परेचर के साथ चेंज करती है। और जैसे ही वो डे टू डे टेम्परेचर के साथ चेंज करेगी, वहाँ सर्कुलेशन होती है वार्म एंड कोल्ड एयर। और जो ही हम सर्कुलेशन स्टडी करेंगे वार्म या कोल्ड एयर की, तो हम कहेंगे ये ट्रैवल करती है अक्रॉस दी रीजन, ये अक्रॉस दी रीजन ट्रैवल करती हैं। लैंड और सी ब्रीजेज जो हैं वो आल्सो आर दी एग्जांपल्स ऑफ कन्वेक्शनल करंट, कि वो भी क्या हैं, वो भी एग्जांपल्स ऑफ कन्वेक्शनल करंट है। नेक्स्ट इज लैंड एंड सी ब्रीजेस, कि समुद्री और जो है ज़मीनी जो हवाएं हैं उनमें क्या फ़र्क है। नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड एंड सी ब्रीजेस। ब्रीजेस हवा को कहते हैं। वाई डज सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे और वाई डज लैंड ब्रीज ब्लो इन नाइट, कि जो सी ब्रीज यानी समुद्री जो हवा है, दरियाई हवा है, वो क्या है, वो दिन में क्यों बहती हैं, और जो ज़मीनी हवा है ये रात को क्यों बहती है। इन दोनों का फ़र्क है कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आर द रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन, रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन, कि ये भी कन्वेक्शन के थ्रू ही वर्कआउट करती हैं। On the hot day, the temperature of land increases more quickly than the sea. It is because the specific heat of land is much smaller as compared to water. The air above the land gets hot and rises up. Cool air from the sea begins to move towards the land as illustrated in example. इट इज़ कॉल्ड सी ब्रीज, कि जो दिन के वक्त क्या होता है, ज़मीन का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत जल्दी बढ़ता है। ज़मीन का टेम्परेचर इसलिए बहुत जल्दी बढ़ता है क्योंकि जो ज़मीन की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और सबसे कम किसकी है, वो वाटर की कैपेसिटी, ये जो है हीट कैपेसिटी जो लैंड की है वो बहुत कम है। और जो ही हम हीट कैपेसिटी ऑफ लैंड की बात करेंगे कि वो वाटर से बहुत कम है, तो वो क्या होगा, वहाँ जो एयर है वो अबव द लैंड वो हॉट होकर राइज़ करना शुरू करेगी। और जो ही वो हॉट होकर राइज़ करना शुरू करेगी, तो हम क्या कहेंगे कि कोल्ड जो एयर है फ्रॉम द सी वो बिगन करेगी मूव करना टुवर्ड्स द लैंड, कि जो ठंडी हवा है वो मूव करेगी जो है ज़मीन की तरफ। और जो ही वो ज़मीन की तरफ मूव करेगी तो हम इसको क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। सी ब्रीज क्या है, कोल्ड एयर फ्रॉम द सी begins to move towards the land it is called सी ब्रीज। ये क्या कहलाती है, ये सी ब्रीज कहलाती है। नेक्स्ट इज एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर देन ईजी, देयरफॉर एयर अबव द सी इज वार्मर and rises and the cold air from land begins to move. It is called land breeze. Air above the sea is warmer, rises up, and the cold air from the land begins to move towards the
सी, इट इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। ये क्या कहलाएगी? लैंड ब्रीज। कि सी ब्रीज क्या है? जब जो है लैंड का जो टेम्परेचर है वो हाई होगा तो वाटर जो सी में मौजूद है उसका टेम्परेचर कम होगा, और जो ही हम उसके टेम्परेचर कहेंगे कि जैसे ही उसका टेम्परेचर जो है वो कम होगा तो वो मूव करेगा, और जैसे इसके टेम्परेचर जो है वो कम होगी तो उसके टेम्परेचर में कमी ले आने के साथ साथ क्या होगा, हम उधर स्टडी करेंगे कि वो जो टेम्परेचर है वो कम होगा, और जैसे ही उधर टेम्परेचर कम होगा इसी तरह फिर सी लैंड ब्रीज क्या है कि जो ही जो है वो लैंड जो है वो जल्दी कूल हो जाती है, और जैसे ही लैंड कूल होगी तो लैंड के कूल होने के साथ साथ वहाँ क्या होगा कि वो भी कूल हो जाएगी, और जैसे ही लैंड कूल होगी तो हम उसको क्या कहेंगे कि लैंड के कूल होने के साथ साथ जो है टेम्परेचर जो है वो कूल हो रहा है, और जैसे ही वो जो टेम्परेचर है वो कूल होगा, कि जैसे ही जो टेम्परेचर है वो कूल होगा तो टेम्परेचर के कूल होने से हम इसको करेंगे कि ये क्या है, वहाँ सी ब्रीज, लैंड ब्रीज है सी ब्रीज। ये था दोनों में डिफरेंसेस बिटवीन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लाइडिंग। कि ग्लाइडिंग क्या होती है? ग्लाइडिंग, व्हाट कॉजेज अ ग्लाइडर टू रिमेन एयर। कि ग्लाइडर जो है वो हवा में कैसे ही रह सकता है, क्योंकि उसका जो वज़न है वो होता है, और वज़न होने की वजह से कि अगर हम कोई भी चीज़ हवा में फेंकें तो जब वो वज़नी हो जाती है वो नीचे गिरती है, लेकिन जो एक ग्लाइडर है वो हवा में कैसे मौजूद रहता है। अ ग्लाइडर सच एज शोन लुक लाइक अ स्मॉल एरोप्लेन विदाउट इंजन। कि अगर आप ग्लाइडर को अपनी बुक में दी गई हुई जो है डायग्राम है उससे ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि ये क्या है, कि ये जो है विदाउट एक एरोप्लेन है विदाउट इंजन। तो ग्लाइडर पायलट्स यूज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर करंट्स ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीटिंग। द राइजिंग करंट्स ऑफ हॉट एयर आर कॉल्ड थर्मल्स। के थर्मल्स क्या हैं? ग्लाइडर पायलट्स use upward movement of hot air currents due to convection of heat. These rising currents of hot air are called थर्मल्स। कि जो ग्लाइडर पायलट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं अपवर्ड हॉट मूवमेंट ऑफ हॉट एयर। कि जो ही वो मूवमेंट करवाते हैं हॉट एयर की तो वहाँ वो ड्यू टू एक कन्वेंशनल होते हैं, कि एक कन्वेक्शन की तरह है ड्यू टू, और उसको हम क्या कहते हैं, ये आर कॉल्ड थर्मल्स। ग्लाइडर्स राइड ओवर दीज थर्मल्स द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर करंट्स इन थर्मल्स हेल्प देम टू स्टे इन एयर फॉर लॉन्ग पीरियड। कि जो ही जो ग्लाइडर्स हैं वो राइज करते हैं इन्हीं थर्मल्स के ऊपर, और जो ही वो इन्हीं थर्मल्स के ऊपर वो राइज करेंगे तो वो एक अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर जो है करंट की वो शो करेंगे, और जो ही वहाँ एक अपवर्ड मूवमेंट ऑफ करंट होगी वही हेल्प करेगी इनको स्टे करें इन एयर, और उसी वजह से ये क्या करेंगे, ये एयर में स्टे करेंगे। और जैसे ही ये एयर में स्टे करेंगे तो एयर में स्टे करने से हम क्या कहेंगे कि यहाँ इनकी ड्यूटी है कि ये एयर में फॉर अ लॉन्ग पीरियड स्टे कर सकते हैं। हाउ डू थर्मल्स हेल्प बर्ड टू फ्लाई फॉर हॉर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। कि जो थर्मल्स हैं ये कैसे करते हैं कि परिंदे कैसे हवा में जो है वो काफ़ी देर तक उड़ सकते हैं। क्वेश्चन इज हाउ डू थर्मल्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई फॉर हॉर्स विदाउट
flapping their wings. कि विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स वो कैसे उसको बर्ड्स को फ्लाई कर पाते हैं हॉर्स में. द बर्ड्स स्ट्रेच आउट देयर विंग्स एंड सर्कल इन दीज थर्मल्स. आंसर, द बर्ड्स stretch out their wings and circle in thermals. The upward movement of air helps birds to climb up with it. Eagles, hawks, and vultures are expert thermal climbers. The birds stretch out their wings and circle in thermals. The upward movement of air helps birds to climb up with it. कि birds क्या करते हैं, वो अपने जो है वो wings है उनको स्ट्रेच करवाते हैं, और जैसे ही वो अपने विंग्स को स्ट्रेच करवाते हैं वो सर्कल करते हैं इनको थर्मल्स में, और जैसे ही वो इनको थर्मल्स में सर्कल करेंगे तो वहाँ एक अपवर्ड मूवमेंट होती है एयर की, और जो ही वहाँ एक अपवर्ड मूवमेंट होगी एयर की वो हेल्प करेगी इसको क्लाइंब करें, और जैसे ही वो क्लाइंब करेंगे तो ईगल्स, हॉक्स और वल्चर जो होते हैं ये थर्मल क्लाइंबर्स होते हैं. आफ्टर गेटिंग अ फ्री लिफ्ट बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई फॉर हाउस विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स. कि जो ही उनकी फ्री एक लिफ्ट बन जाती है तो वो काफ़ी देर तक क्या है वो उड़ सकते हैं अपने जो है पंखों को, अपने जो है पड़ों को फनफड़ाए बगैर. They glide from one thermal to another and thus travel through large distances and hardly need to flap their wings. कि वो एक थर्मल से दूसरे थर्मल में मूव करते हैं लेकिन वो अपने पंख जो है वो फड़फड़ाते नहीं हैं, और इसी वजह से क्या है कि वो एक एडवांटेज है बर्ड्स को एक थर्मल एयर करंट्स का, कि बर्ड्स को एक बहुत अच्छा एडवांटेज है उनकी थर्मल जो एयर है उनकी करंट्स का. नेक्स्ट टॉपिक इज रेडिएशन. ये थी आपकी एक कंप्लीट स्टडी अबाउट कन्वेंशन करंट एंड कन्वेंशनल एयर के कन्वेंशन कौन सा प्रोसेस है जिनके ज़रिए जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है. नेक्स्ट इज रेडिएशन, कि रेडिएशन के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होती है. रेडिएशंस क्या है, शुआओं के ज़रिए. आवर सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, बट हाउ डज दिस हीट एनर्जी रीच द अर्थ? It reaches neither by conduction nor by convection because the space between the sun and the earth's atmosphere is empty. The third mode is called radiation, by which heat travels from one place to another. Through radiation the heat reaches from the sun. कि हमारा जो सूरज है वो एक एनर्जी का बहुत बड़ा ज़रिया है, और जो ही हम स्टडी करते हैं कि ये वो एनर्जी का बहुत बड़ा ज़रिया है तो उसमें हम ये भी स्टडी करते हैं कि ये क्या है कि जो सूरज है उसके और ज़मीन का काफ़ी जो है इसमें फासला है, लेकिन इस फासले के बगैर भी क्या है एनर्जी जो है वो हमारे अर्थ पे पहुंच रही है, लेकिन वो किस ज़रिए से पहुंच रही है, ना तो वो कन्वेक्शन से पहुंच रही है ना ही वो कंडक्शन से पहुंच रही है, कि यही तो प्रोसेसेस हैं जो अभी हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट के स्टडी किए हैं. फिर वो किस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पहुँच रही है, वो तीसरे मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र के यानी मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र के, वो कौन सा है, रेडिएशन के ज़रिए पहुंच रही है, जिसके ज़रिए हीट क्या है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती है. तो रेडिएशन क्या है, वो एक ऐसा मोड है जिसके ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र होती है हीट की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रेडिएशन इज द मोड ऑफ transfer of heat is the mode of transfer of heat from one
place to another. In the form of waves called electromagnetic waves. Radiation is the mode of transfer of heat from one place to another in the form of waves called electromagnetic waves. कि रेडिएशन क्या है? ये एक मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है जिसमें क्या होती है, हीट जो है वो वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, और जो ही वो वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, मूवमेंट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए होती है. How does the heat reach us directly from a fireplace? Show a fireplace used for reading. Heat does not reach us by conduction through air from the fireplace because air is a poor conductor. Heat does not reach us by convection method because the air getting heat from a fireplace does not move in all direction. कि जो अगर एक आग लगी हो एक जगह कमरे में, जो है वो आग लगी हो यानी कोयले या जो है एक इलेक्ट्रिक हीटर चल रहा है, तो उसके ज़रिए उसकी जो गर्माहट है वो हम तक कैसे पहुंचती है? उसकी जो गर्माहट है वो हम तक तब पहुंचते हैं कि ना तो वो कन्वेक्शन कंडक्शन से पहुंच सकती है, क्योंकि एयर जो अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में स्टेटमेंट किया है कि एयर क्या है, एयर एक पुअर कंडक्टर है, और पुअर कंडक्टर होने के नाते वो क्या है, हीट को ट्रांसफ़र यानी हीट को कंडक्ट नहीं कर सकता. इसी तरह कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन भी एयर के ज़रिए नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कन्वेक्शन में एयर जो है वो हीट को अब्जॉर्ब तो कर लेगी लेकिन वो हर डायरेक्शन में इसको मूव नहीं कर पाएगी. Hot air moves upward from fireplace. Heat from the fireplace reaches us directly from different processes in the form of waves called radiations. कि हीट जो है उस फायरप्लेस से हम तक तब किसके ज़रिए पहुंचती है, रेडिएशंस के ज़रिए पहुंचती हैं. क्या यानी जो रेडिएशंस वहाँ मौजूद है उनके ज़रिए हीट हमें पहुंचेगी, क्योंकि रेडिएशंस तो हर डायरेक्शंस में हो सकती हैं लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन का प्रोसेस यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता. यहाँ सिर्फ रेडिएशन के ज़रिए ही सिर्फ हीट जो है वो फर्दर मोर ट्रांसफ़र की जाती है. A sheet of paper or cardboard kept in the path of radiation stop these waves to reach us. कि अगर हम एक पेपर को या गत्ते को रख लें तो क्या वो रेडिएशंस हम तक आना रोक देंगी? नेक्स्ट इज रेडिएशंस. emitted by all bodies. The rate at which radiations are emitted depends upon various फैक्टर्स. कि रेडिएशन जो एक बॉडी में एमिट होती हैं वो डिपेंड करती हैं डिफरेंट फैक्टर्स पे, और जो ही वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इज कलर एंड टेक्सचर ऑफ सरफेस, सरफेस टेम्परेचर, सरफेस एरिया. कि जो रेडिएशन सबमिट होती हैं एक बॉडी की वो डिपेंड करती हैं वेरियस फैक्टर्स पे. उनमें से तीन फैक्टर्स क्या हैं कि कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस, कि यानी वो कलर और टेक्सचर जो है सरफेस का उस पर डिपेंड करती हैं, और जो ही वो टेक्सचर और कलर पे डिपेंड करती हैं तो वो सरफेस जो है वो टेम्परेचर और सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करेगी, कि जैसे ही सरफेस एरिया या सरफेस टेम्परेचर में डिपेंडेंट होगी. Why does a cup of hot tea become cold after some time? Why does a glass of chilled water become hot after some time? All the objects lying inside a room, including walls, roof, and floor of the room, are radiating heat. However, they are also absorbing heat at the same time. When the temperature of an object is higher than its surroundings, then it is radiating more heat than it is absorbing. As a result, as temperature goes on decreasing till it becomes equal to the surroundings,
At this stage, the body is giving out the movement of heat equal to the amount of heat it is absorbing. कि जो ही जो एक कप ऑफ जो हॉट टी है वो कैसे वो ठंडा हो जाता है थोड़े ही वक्त पर। इसी तरह जो एक ग्लास हम ठंडे पानी का लेते हैं कुछ वक्त के बाद वो गर्म हो जाता है। तो कमरे में जो सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं वो सारे की सारी हीट रेडिएटिंग है, और जैसे ही अगर हम कहेंगे वो सारे के सारे हीट रेडिएटिंग है, कि जैसे ही वो सारे के सारे हीट रेडिएटिंग है, अगर वो सारे के सारे हीट रेडिएटिंग होंगे तो हीट रेडिएटिंग कि अगर वो सारे हीट रेडिएटिंग होंगे तो वो अब्जॉर्ब करेंगे हीट एट द सेम टाइम, और जैसे ही वो हीट अब्जॉर्ब करेंगे सेम टाइम पे तो वहाँ क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करता जाएगा। और जैसे ही वो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट हाई करेंगे तो इसकी सराउंडिंग जो है वो रेडिएटिंग मोर हीट अब्जॉर्ब होगी, और जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब होगी, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब होगी तो वो एज ए रिज़ल्ट टेम्परेचर गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, कि वहाँ टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। इसी तरह टेम्परेचर तब डिक्रीज़ होगा जब उसकी इक्वल अमाउंट उसकी सराउंडिंग में मौजूद हो। यानी हमने सराउंडिंग और सिस्टम, यानी सिस्टम वो क्या है, वो कप ऑफ टी, हमने सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को बैलेंस करना है कि दोनों में टेम्परेचर बराबर है। अगर सिस्टम का टेम्परेचर हाई होगा तो वो सराउंडिंग में मूव आउट करेगा, यानी सराउंडिंग जो है वो उसको ठंडा कर देगी। लेकिन अगर जो है सिस्टम का टेम्परेचर कम है तो सराउंडिंग की तरफ से वो मूवमेंट होती रहेगी और वो टेम्परेचर उसका हाई करती रहेगी। नेक्स्ट इज व्हेन टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लोअर, when temperature of the object is lower than its surroundings then it is radiating less heat than it is absorbing, कि जो ही एक ऑब्जेक्ट जो है उसका जो टेम्परेचर है वो उसकी सराउंडिंग से लो है तो रेडिएटिंग हीट कि वो हीट को अब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, और जैसे ही वो हीट को अब्जॉर्ब करेगा एज अ रिजल्ट इट टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग टिल इट बिकम्स इक्वल टू इट्स सराउंडिंग्स, और जो ही वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा वो उसकी सराउंडिंग के बराबर होगा। The rate at which various surfaces emit heat depends upon the nature of the surface. Various surfaces can be compared by using Lee-Sally's cube. कि जो ही हम टेम्परेचर करेंगे जिस रेट पे जो है सरफेस की एमिट होते हैं उस पर डिपेंडेंट है, तो वो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता जाएगा, और जैसे ही वो इंक्रीज़ करता जाएगा तो वहाँ सरफेसेस जो है वो एमिट करेंगी हीट, डिपेंडेंट होगी कि वहाँ वो नेचर के ज़रिए वो उस पर डिपेंड करता जाएगा, और जैसे ही वो उस पर डिपेंडेंट होगा उसकी डिपेंडेंट में हम स्टडी करेंगे कि जो टेम्परेचर है और सिस्टम कि सराउंडिंग उस सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा या कम होगा तो उसके ज़रिए हम उस पर डिपेंडेंट होंगे, और अगर वो उसका कम या ज़्यादा होगा फिर अब्जॉर्ब करेगा, और अगर ज़्यादा होगा तो फिर वो रेडिएट करेगा। कि ये दो थे क्या थे, रेडिएशन का पॉइंट्स, और ये था आपका टॉपिक रेडिएशंस के एनर्जी जो है वो रेडिएट होती है, और जैसे ही एनर्जी रेडिएट होगी तो वो कितनी वो हर डायरेक्शन में होगी, लेकिन कंडक्शन और कन्वेंशन क्या है वो हर डायरेक्शन में करंट उसको हीट को रेडिएट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे जो है ना कंडक्शन जो है एप्लीकेबल होती है और ना ही कन्वेक्शन एप्लीकेबल होती है, लेकिन सिर्फ के जो है वो रेडिएशन ही एप्लीकेबल है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।